और ये अंतरजातीय शादियां करके डीएनए चेंज कर रहे, इसकी डीएनए की कहां तक मांग आएगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। क्या जातिवाद ब्याहों से ही समाप्त हो? जातिवाद तो उस दिन समाप्त होगा जिस दिन सरकार, और अंतरजातियों में तो जो वहां खान पान भी दूसरे किस्म का पावगा, रहन सहन भी दूसरे किस्म का पावगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे समाज में अक्सर अंतरजातीय विवाह को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं जबकि कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। अभी मेरठ के गांव में एक जाट संसद भी हुई और उस जाट संसद में भी अंतरजातीय विवाह को लेकर खूब चर्चाएं हुई। जो लोग अंतरजातीय विवाह का समर्थन करते हैं उनका मानना यह है कि अगर अंतरजातीय विवाह होंगे तो समानता का भाव समाज में पनपेगा, और जो लोग अंतरजातीय विवाह का विरोध करते हैं उनका मानना यह है कि अगर अंतरजातीय विवाह होंगे तो डीएनए चेंज होगा। आज इस सामाजिक विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ये ताऊ जी बैठे हुए हैं और इन्हें आप अक्सर देखते भी होंगे। बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं और राजपूत समाज के बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ताऊ जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और आपके चैनल का, आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। आप अंतरजातीय विवाह का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? मैं अंतरजातीय विवाह के पक्ष में नहीं हूं। अंतरजातीय विवाह के पक्ष में केवल दो लोग हैं। एक तो जो केवल और केवल जब उनकी पत्नी के गर्भ में लड़की होती है उसका अबॉर्शन कराते हैं, लड़का होता है तो उसको पैदा करके उसके पालन पोषण करते हैं, उनके हमें अपने यहाँ लड़की पैदा नहीं होने देते। एक तो वे लोग अंतरजातीय शादियों के पक्ष में हैं। एक भारत सरकार, भारतीय संविधान अंतरजातीय शादियों के पक्ष में है, लेकिन जो सामाजिक व्यक्ति है वो चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे वो अनुसूचित जाति से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे स्वर्ण से हो, वो अंतरजातीय शादी के पक्ष में नहीं मिलने का। आज कहां जरूरत पड़ेगी डीएनए चेंज कराने की? क्यों जरूरत पड़ेगी डीएनए चेंज कराने की? भाई, ये जो डीएनए चेंज करके और ये अंतरजातीय शादियां करके डीएनए चेंज कर रहे, इसकी डीएनए की कहां तक मांग आएगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि सवर्ण जातियों का अलग डीएनए है और जो दलित समाज है उसका डीएनए अलग है। यहां का डीएनए लगभग सबका एक ही है। पूछो क्यों है एक ही? आदिकाल में यहां पर वर्ण व्यवस्था थी और संविधान के रूप में सब वेदों को मानते थे। वेद एक बहुत बड़ा संविधान था, बहुत बड़ा विज्ञान था, बहुत बड़ा ज्योतिष विज्ञान था, बहुत बड़ा आयुर्वेद विज्ञान था, मेडिकल साइंस थी उसके अंदर। हर किस्म की साइंस आज भी वेदों के अन्वेषण से ही, वेदों के अंदर घुस के ही लोग विकास कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक हैं वे वेदों में से तलाश कर करके विकास कर रहे हैं। यहाँ का संविधान तो वेद थे और वेदों के अंदर 4 वर्णों थे, और उन 4 वर्णों का क्या था? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। इन चारों के बच्चे एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। मेरा मतलब कहने का यह नहीं है कि पूरे विश्व में एक ही गुरुकुल होता, बहुत सारे गुरुकुल होते। चारों के बच्चे एक गुरुकुल में पढ़े थे, और जब वह पढ़ाई उनकी पूरी हो जाती, शिक्षा पूरी हो जाती, तो उनका प्रशिक्षण होता। यदि कोई बहादुर किस्म का है उसे क्षत्रिय में भेज दिया जाता, किसी की मेंटेलिटी व्यापारिक किस्म की है उसे वैश्य में भेज दिया जाता, किसी की मेंटेलिटी विद्वत्ता की है तो उसे ब्राह्मण में भेज दिया जाता, और जो मेरे जैसे पढ़ने में कमजोर लोग हुआ करें थे उन्हें शूद्र में भेज दिया जाता। ब्राह्मण का काम था पठन पाठन कराना, सबको शिक्षा दीक्षा देना। क्षत्रिय का काम था सबकी रक्षा सुरक्षा करना,
वैश्य का काम था सबका भरण पोषण करना और शूद्र का काम था सबके प्रति सेवा करना। ये व्यवस्था चली आ रही थी बहुत दिनों से चली, बहुत दिनों तक चली। उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ तो महाभारत से पहले ही समाप्त हो गई थी, लेकिन महाभारत काल में ये वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई। और वर्ण व्यवस्था समाप्त होने के बाद जिस आदमी ने जो कार्य शुरू कर दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम करता आ रहा है, उस कार्य के आधार पे जातियों का निर्माण हो गया। जो लोहे का काम करता है उसे लोहार करने लगे। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इस देश में सबका डीएनए एक है तो अंतर्जातीय विवाह का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों पक्ष में नहीं उसका है? कारण है, मैं बताऊंगा। जैसा कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति है, उसकी नीति, उसका खान पान, उसकी हर व्यवस्था दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। तो उसकी मेंटेलिटी, उसका स्वास्थ्य, उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता उस आदमी से भिन्न हो जाएगी जो दूसरा उसके अनुसार नहीं है। जैसा कि एक आदमी मेहनती है, एक आदमी मेहनतकश है, तो उसकी मेंटेलिटी मेहनतकश की रहेगी। जिस कार्य को उसे सौंप दिया जाएगा वो उसमें लापरवाही नहीं करने का। और एक आदमी हरामखोर है, उसे कुछ ही काम सौंप दो तो उसके डीएनए में तो हरामखोरी बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे। और कई पीढ़ियां बीतने के बाद जो मेहनतकश है उसका डीएनए निखरता चला जाएगा और उसका डीएनए टूटता चला जाएगा। डीएनए में भिन्नता आती चली जाए, विचारधाराओं में भिन्नता आती चली जाए, कार्यशैली में भिन्नता आती चली जाए, मानसिकता में भिन्नता आती चली जाए। और ये भिन्नता ही, एक बात बताओ, थोड़ी देर समझने की बात है, क्या हमारे शासन और प्रशासन के अंदर काम के आधार पर जातिवाद नहीं है? एक स्कूल में, उसी स्कूल की चार दीवारी के अंदर एक जाति तो छात्र है, एक जाति चपरासी है, एक जाति अध्यापक है और एक जाति प्रधान अध्यापक है। किसी ऑफिस के अंदर एक जाति चपरासी है, एक जाति क्लर्क है, एक जाति अधिकारी है। किसी सदन के अंदर एक जाति कर्मचारी है, एक जाति सचिव है, एक जाति सुरक्षा बल है, एक जाति विधायक है, एक जाति मंत्री है और उन सबके पर एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है। इसी तरह से यह जाति बन रही है। यदि उन सबको, चाहे वो किसी कार्यालय के मतलब कार्यकर्ता हो, अपने कर्म के अनुसार उनका जो पद वितरण किए भी है, और चाहे वो किसी सदन के जनप्रतिनिधि हो, यदि उन सबको एक जगह रला दिया जाए, इस तरह से कर दिया जाए, क्या शासन व्यवस्था या प्रशासन व्यवस्था चल जाएंगी? आप ही बताओ, चल जाएंगी क्या? चपरासी को अधिकारी वाली कुर्सी पे बैठा दिया, अधिकारी को चपरासी वाली कुर्सी पे बैठा दिया जाए, मुख्यमंत्री को विधायक वाली कुर्सी पे, प्रधानमंत्री को सांसद वाली कुर्सी पे, ऊर्जा मंत्री को परिवहन मंत्री वाली पे, शिक्षा मंत्री को दूसरी पे, उस मंत्री को तीसरी पे, इस तरह से कर दिया जाए। मतलब आप आज भी ये मानते हैं कि भाई उसी हिसाब से सिस्टम चल रहा है कि भाई बड़ी जाति और छोटी जाति? बड़ी जाति छोटी जाति का मतलब नहीं है। बड़ी जाति क्या है, छोटी जाति क्या है? वो डीएनए अभी आपने बताया ना। डीएनए मैं कार्य मेहनत के आधार पर डीएनए बताया। यदि जातियों के आधार पर डीएनए बनता, एक
एक ही जाति के सब लोग शासन की एक कुर्सी पे बैठते हैं। भाई मान लिया मास्टर ब्राह्मणी होने, लड़ाकू वो क्षत्रिय होने, तो फौज में पुलिस में सब जगह तो क्षत्रिय होते हैं। जहां शिक्षा संस्थान है वहां सब जगह पंडित ही होते हैं। कलर कम जाति के होने तो वही होते हैं। एक ब्राह्मण भी फौज में है, एक अनुसूचित जाति का, ओबीसी जाति का, स्वर्ण जाति का भी चपरासी है। इसी तरह से विधायक भी है, सब कुछ है। मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें आप बोल रहे थे कि भाई वर्तमान समय में हमारे देश में जातिवाद है कहाँ? तो समाज में है कहाँ? भाई समाज में तो नहीं है। आप ही बताओ, आपने कितने दिन पहले किसी की जाति पूछी थी? अपने चैनल के अलावा रास्ते चलते किसी अपरिचित व्यक्ति से आपने कितने दिन पहले किसी की जाति पूछी थी? किसी होटल पे, किसी यात्रा में, किसी नाई की दुकान पे, किसी मिठाई की दुकान पे, किसी व्यापारी की दुकान पे, किसी कंपनी में, कहीं नौकरी करने जाने में मतलब कोई पूछ रहा कि आपस में भाई तू किस जाति का, तू किस जाति का? कोई नहीं पूछ रहा मेरे हिसाब से। तो नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर अंतर्जातीय विवाह होंगे तो वो गलत होगा? नहीं होने चाहिए। नहीं, जातिवाद समाप्त नहीं होगा क्या अंतर्जातीय विवाह? जातिवाद समाप्त हो रहा है? जातिवाद ब्याह से ही समाप्त हो क्या? क्या जातिवाद ब्याह से ही समाप्त हो? जातिवाद तो उस दिन समाप्त होगा जिस दिन सरकार बिना जाति के तो आरक्षण देगी, जिस दिन सरकार एक शिक्षा कर देगी, जिस दिन सरकार देश में एक कानून कर देगी, जिस दिन सरकार देश में एक व्यवस्था कर देगी, उस दिन जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। भाई केवल हम अंतरजातीय शादियां तो कर लें, केवल हम अंतरजातीय शादियां तो कर लें, लेकिन जिस दिन हम कहीं जाएं वहां से सरकारी नौकरी में या सरकारी कोई सुविधा लेने के लिए, उस दिन हमारे से जाति पूछी जाए। एक हांडी में दो पेट क्यों करे जा रहे भाई? एक हांडी में दो पेट क्यों करे जा रहे? या तो उस दिन भी हमारे से जाति ना पूछी जा। जब उस दिन हमारे से जाति नहीं पूछी जा, हम आपको एक दूसरे के अंतरजातीय के शादी के सारे काम हम अंतरजातीय शुरू कर देंगे। जिस दिन आप जातिवाद समाप्त करना चाहते हैं लेकिन अंतरजातीय विवाह नहीं चाहते। लेकिन वो जातिवाद पहले राजनीति में समाप्त हो। अंतरजातीय विवाह नहीं आप चाहते? नहीं चाहता। भाई जब अंतरजातीय सुविधा नहीं मिल रही तो अंतरजातीय विवाह से कौन सा देश का विकास होगा? अंतरजातीय सुविधाएं जब नहीं मिल रही, सुविधाएं तो जातियों के आधार पर मिल रही हैं, तो मैं तो केवल और केवल ये पूछना चाहता हूं, जो अंतरजातीय शादियों के पक्ष में है उन लोगों से मेरा केवल हाथ जोड़ के निवेदन, हो सकता मैं गलत हूं, अंतरजातीय शादियां करने से देश का कौन सा विकास होगा? समानता का भाव आएगा। समानता का भाव इससे आएगा? सरकार तो भेदभाव करती जा रही, जातिगत भेदभाव बढ़ाती जा रही है। जनता आपस में कितना ही मिलकर है। एक बात बताओ, यदि किसी बच्चे को आप यूं कहोगे कि आप इसे गाड़ी दे दे, मैं आपको टॉफी दूंगा, वो बच्चा क्या करेगा? देगा गाड़ी? नहीं देगा, टॉफी के लालच में। सरकारें तो लोगों को लालच दे दे के FIR करवा रही है, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, FIR कर तो ही पैसे मिल जा। मिल रहे या नहीं मिल रहे? जो SC ST का केस करे किसी पे, उसे पैसे मिलते हैं उसी आधार पे जिस आधार का वो केस करता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या राजपूत, जाट, गुर्जर, यादव, इनमें आपस में शादियां हो सकती हैं? आप उसका समर्थन करते? नहीं करता, मैं नहीं करता। बाबूजी, मानव जाति वैसे एक मानव जाति है। क्या शादियां करने से ही हमारे अंदर मानवता बढ़ेगी?
अंतरजातीय शादियां करने से ही मानवता बढ़ेगी क्या? अब तो जो सजातीय शादियां हैं, जो सजातीय शादियां हैं, उनमें भी मानवता खत्म हो रही। जब तक फेरे नहीं फिरते तब तक तो लड़की वाला को संबंध करता है, और फेरे फिरने के बाद लड़के वाले को हाथ जोड़ने पड़ते हैं। जिस तरह से उंगली पर वो लड़की नचावे ना, उस तरह से नाचना पड़ता है। मैं रोजाना पंचायतों में रह रहा बाबूजी, अंतरजातीय शादियों में तो पता नहीं क्या होगा, तो सजातियों में ही रोज मुकदमेबाजी हो रही है। यदि आप कोर्ट में पूछ के देखें दहेज उत्पीड़न के कितने मुकदमे चल रहे हैं, तो शायद 1 या 2 जज उसी के ना के होंगे हर जिले पे। और अंतरजातियों में तो जो वहां खान पान भी दूसरे किस्म का पावेगा, रहन सहन भी दूसरे किस्म का पावेगा, हर चीज दूसरे किस्म की पावेगी। तो उस टाइम या तो लड़की को आत्महत्या करनी पड़ेगी या लड़के को आत्महत्या करनी पड़ेगी। ये तो अंतरजातीय शादियां बाबूजी कहीं देसी नस्ल की गां पा रही के, देसी गेहूं पा रहे आगे, कहीं देसी गन्ना पा रहे आगे, कहीं अंतरजातीय शादियां ही तो हो रही है फसलों की, फलों की। देसी आम खत्म हो गया क्या पूरे भारत में? तो है क्या कहीं देसी आम का पेड़ अचार के नहीं पा रहा? अरे भाई, जो ये सनातन परंपरा लाखों साल से चली आ रही, मैं तो ये हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करूं जनता से भी और जनता पर राज करने वालों से भी, इस परंपरा को ना तोड़े। आप क्षत्रिय बस राजपूत जाति को मानते हैं या उनमें आप जाट, गुर्जर और यादव को भी गिनते हैं? अक्षत्रिय में मैं तो सबको अक्षत्रिय मानू। आज ये एक बात बताओ, अक्षत्रिय का काम लड़ने का था, ब्राह्मण का शिक्षा देने का था, वैश्य का व्यापार का, कृषि संबंधी था, शूद्र का वो था। जो भी कुछ मैं बता रहा हूं, अब मैं नहीं बता रहा, जो कुछ ये परंपरा है चला आ रहा था। इन चारों वर्णों के लोग ही तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। फौज में भर्ती होने के लिए, IAS PCS में भर्ती होने के लिए, या उसकी पढ़ाई इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल करने के लिए, क्या किसी पर कोई रोक टोक है? कोई कहीं चला जाओ। लेकिन व्यवस्था आज भी वही है। जो प्रशिक्षण में पास हो जाओ वो तो इंजीनियर बन गया, जो प्रशिक्षण में पास हो गया डॉक्टर बन गया, जो परीक्षा में पास हो गया, फिजिकल में पास हो गया, वो मिलिट्री में चला गया, और जिसने और अच्छी परीक्षा पास कर दी वो मिलिट्री में अफसर बन गया। जिसके गिनती में संख्या ज्यादा होगी वो विधायक बन गया, प्रधान बन गया, चेयरमैन बन गया। ममता हार गई, बीजेपी की ज्यादा हो गए। तो आज भी तो ये व्यवस्था वही है। लेकिन बहुत ही सुंदर परंपरा थी हमारे पूर्वजों की। एक दूसरे का बहुत बड़ा मान सम्मान था, एक दूसरे का दुख दर्द था, एक दूसरे की ब्याह शादियों में शरीक थे। बाबूजी मेरे खूब याद है जिस दिन हमारे किसी मजदूर के यहाँ से शादी होती ना, जो हमारे यहाँ मजदूरी करे करते अनुसूचित जाति के लोग, तो हमारे पिताजी हल नहीं जोड़ा करे थे। नु कहते थे हमारी इज्जत का सवाल है, वो हमारा आदमी है। भाई बात सुन में, आज भाई भाई के यहाँ शादी में नहीं जा रहा, कहना भाई रात की करता हो तो माँ जमवा, हर दिन की करता हो तो मुझे तो ड्यूटी देनी है, यू या नहीं है। बिल्कुल। तो भैया ये बहुत सुंदर परंपरा थी। ये राजनीतिकरण करते जा रहे हर चीज का। देश का मामला आने वाले टाइम में इससे विकास नहीं होने का, इससे तो दूसरी तरफ जागा थी। चलिए, तो ठाकुर साहब को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।